नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 जंतु में जनन। तो इस चैप्टर में हमको जनन, उसकी अलग अलग विधियां, जंतु के परिप्रेक्ष्य में हमको पढ़ना है और किस प्रकार से जनन होता है, कौन कौन से जीव किस प्रकार से जनन करते हैं और इस सब चीज़ों के बारे में हमको अध्ययन करना। तो देखिए, जनन क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रत्येक सजीव में एक गुण होता है कि वो अपने ही समान संततियों को उत्पन्न करता है। इसको जनन कहते हैं। और वास्तविकता में प्रकृति का चक्र जो है वो जनन से ही निरंतर चलायमान है, क्योंकि अगर जीव अपने जैसी संतति उत्पन्न नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो उनका अस्तित्व जो है नष्ट हो जाएगी, वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद जनन की विधियाँ हैं। तो देखिए, जंतुओं में पादपों में हमने पढ़ा था कि पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन होते हैं। इसी तरह जंतुओं में भी लैंगिक और अलैंगिक जनन होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते थे और इनको पुंकेसर और स्त्रीकेसर हम कहते थे, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। इसी प्रकार जंतुओं में भी नर एवं मादा विभिन्न जनन भाग और अंग होते हैं और पौधों के समान यहाँ पे भी युग्मक बनते हैं जो कि संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और ये युग्मनज विकसित होकर एक जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। अब हम मनुष्य में और बाकी जो जीव हैं उसमें लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला इसमें देखिए, जनन अंगों के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखिए, नर जनन अंग है। तो नर जनन अंग में क्या क्या पाया जाता है? तो एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। देखिए, एक जोड़ा वृषण होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। जो कार्य वहाँ पुंकेसर में होता था वो यहाँ पे वृषण में होता है। वृषण जो है वो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और ये शुक्राणु जो है, शुक्राणु कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक पूंछ होती है और एक नुकीला सिरा होता है और शुक्राणु जो है एकल कोशिका होते हैं और शुक्राणु में बहुत सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त फिर मादा जनन अंग होता है। तो मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। देखिए इस तरीके से। इसके अलावा अंडवाहिनी होती है और गर्भाशय होता है। तो ये मादा जनन अंग के भाग होते हैं। इसके पश्चात मादा जनन अंग के कुछ कार्य प्रणाली के बारे में हमको दिया हुआ है। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। तो शुक्राणु जो है वो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक जो है उसे अंडाणु या डिंबे कहते हैं। तो स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन होता है जो अंडवाहिनी में आता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ पे शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक कोशीय होता है। मतलब ये दोनों जो हैं एक कोशीय होते हैं। शुक्राणु जो कि मादा युग्मक है, नर युग्मक है, और अंडाणु जो कि मादा युग्मक, दोनों एक कोशीय होते हैं। तो इसके पश्चात हमको देखना है निषेचन क्या होता है। तो जनन प्रक्रम का पहला चरण होता है जहाँ पे नर शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाते हैं। मतलब निषेचन के लिए केवल एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है, जबकि जो प्रक्रिया होती है उसमें लाखों शुक्राणु छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से कोई एक शुक्राणु होता है जो कि अंडाणु के साथ में निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। इसके पश्चात देखेंगे हम निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण जो हैं वो अपनी माता से और कुछ लक्षण जो अपने पिता से प्राप्त होते हैं। तो निषेचन के आधार पर देखिए जनन को विभाजित किया गया है। यदि निषेचन माता के शरीर के अंदर होता है तो इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है। जबकि इसके विपरीत अगर निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है तो इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। तो बाह्य निषेचन के लिए मेढक का एग्जाम्पल है। मेढक में बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है।
इसके पश्चात हम देखेंगे अनेक जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया मादा या जंतु शरीर के बाहर होती है। जैसे कि मेढक के लिए बोला गया है कि मेढक में जो वसंत काल में या वर्षा के काल में जब मेढक पानी में उपस्थित होता है तो मेढक नर और मादा दोनों जब साथ में उपस्थित होते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है और ये कवच से ढके नहीं होते हैं अंडे और अपेक्षाकृत कोमल होते हैं और जेली की एक परत इनको साथ में जोड़े रखती है। तो मादा मादा जैसे ही अंडे देती है तो नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है और शुक्राणु अंडकोशों के संपर्क में आते हैं जिससे इसके फलस्वरूप बाह्य निषेचन होता है और इस प्रकार का निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। और ऐसा ही निषेचन मछली एवं स्टारफिश जैसे जीवों में भी जलीय जीवों में भी होता है। तो ये बाह्य निषेचन की प्रक्रिया है जो कि मेढक में संपन्न होती है। इसके पश्चात हमको देखना है यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित होते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में ऐसे दूसरे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को भोजन करते हैं, अतः निषेचन की प्रक्रिया जो है वो सुनिश्चित नहीं होती है। इसके पश्चात है भ्रूण का परिवर्तन। तो देखिए निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण के निर्माण से लेके उसका परिवर्तन मतलब जीव तक के जैसे आकार में वो परिवर्तित होता है वो कैसे होता है तो उसकी प्रक्रिया देखेंगे। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ठीक है ना। तो जैसे नर और मादा जो युग्मज हैं वो मिलकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित होता है। मतलब कोशिकाएं समूहीकृत होती हैं और उससे अंगों और ऊतकों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार विकसित होती संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे उसमें भ्रूण में शरीर के अन्य अंग जैसे हाथ, पैर, सिर आदि का निर्माण हो जाता है। भ्रूण की अवस्था, अब भ्रूण के बारे में ही अब हमको अध्ययन करना है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शारीरिक भागों की पहचान हो जाती है वो गर्भ कहलाता है। तो गर्भ धारण करना मतलब भ्रूण जो है वो लगभग विकसित हो जाता है। तो इसके पश्चात मुर्गियों के बारे में है कि मुर्गियों के अंडे जो होते हैं वो सुरक्षात्मक कवच से क्यों घिरे होते हैं। तो उसके बारे में है कि मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है परंतु गाय और मनुष्यों की तरह मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है बल्कि मुर्गी अंडे देती है। उसका कारण ये है कि निषेचन के पश्चात युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। मुर्गी में निषेचन के पश्चात जो युग्मनज है वो विभाजित होता है और अंड वाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता जाता है और उसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है और ये जो सुरक्षित परत है यही मुर्गी के अंडे का जो कवच होता है वो होता है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मतलब जैसे ही वो कवच पूरा बन जाता है उसके बाद ही मुर्गी जो है वो अंडे को बाहर निकालती मतलब अंडे देती है और इससे चूजा बनने में 3 सप्ताह का समय लग जाता है। तो इस काल तक नेचुरली अगर देखा जाए तो मुर्गी उष्णायन के लिए, उष्णायन मतलब अंडे को सेंकने के लिए मुर्गी उसके ऊपर बैठती है और उसमें चूजे का विकास हो जाता है। तो इसके पश्चात हम देखेंगे बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास जो है वो मादा के शरीर के बाहर होता है और भ्रूण जो है वो अंडावरण के समय अंदर विकसित होता है और भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। तो यही प्रक्रिया जो है ये मेढकों में भी होता है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे कि जरायुज और अंडप्रजक जंतु क्या होते हैं। तो कुछ जंतु जो होते हैं वो विकसित शिशु को जन्म देते हैं और जबकि कुछ अंडे देते हैं। तो विकसित शिशु जैसे मादा जैसे मनुष्य है, गाय है, ऐसे कई पशु होते हैं, हिरण आदि होते हैं जो कि शिशु को जन्म देते हैं। ये जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं ये जरायुज कहलाते हैं और वे जंतु जो अंडे देते हैं वो अंडप्रजक कहलाते हैं। तो ये सिंपल अंतर है। मुर्गा, कबूतर, कोयल आदि सब जो हैं ये अंडप्रजक हैं और जरायुज वो है जो सीधे जीवों को जन्म देते हैं। इसके पश्चात कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल होता है क्योंकि
उनकी माता जो है वो शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्रित नहीं कर सकते क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इसमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती है। ये जरायुज के उदाहरण कहलाते हैं। इसके पश्चात है शिशु से वयस्क। तो शिशु से वयस्क जो विकास की प्रक्रिया है, किस तरह से विकास होता है, तो देखिए इसके हम देखेंगे कि नवजात बच्चे अथवा प्राणी जो है अंडे के पृष्ठतंत्र से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक वे वयस्क नहीं जाते। मतलब वयस्क होना जो है वो वृद्धि की चरम अवस्था होती है। कुछ जंतु में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे रेशम के कीट का जीवन चक्र जो होता है उसमें अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क होता है, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। मेढक में भी देखिए इसी प्रकार अंडा से टैडपोल और उसके पश्चात लार्वा और उसके पश्चात वयस्क है। तो क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? यदि आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे, मतलब काफ़ी अंतर होता है अंडे से और टैडपोल और विभिन्न अवस्था से विकसित होने तक का। तो यह रूपांतरण जो है कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल या मेढक या इसका तरुण वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तो कायांतरण मतलब ये होता है कि किसी भी जीव के जीवन की प्रारंभिक अवस्था से जब वो विकसित और वयस्क अवस्था तक पहुंचता तो ये जो परिवर्तन आता है ये कायांतरण कहलाता है। इसके पश्चात देखिए अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन मतलब ऐसा जनन होता है जिसमें कि बिना किसी निषेचन किए बिना लिंग के संतति का जन्म होता है। तो सूक्ष्म जीवों में अधिकतर ये पाया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हमको हाइड्रा के रूप में दिया गया है। हाइड्रा के रूप में हम देख सकते हैं हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। जो हाइड्रा के शरीर के किसी भाग से एक छोटा सा मुकुल उत्पन्न हो जाता है और वो बाद में एक जीव के रूप में विकसित हो जाता है और परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इसके बारे में प्रक्रिया गिवन है कि हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं और ये नई जीव में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक है और वो नए जीव को जन्म देता है। अलैंगिक जनन की एक दूसरी विधि जो है वो अमीबा में भी दिखाई गई। देखिए अमीबा में केंद्रक विभाजित हो जाता है और उसके पश्चात एक अमीबा से दो अमीबा उत्पन्न हो जाते हैं और दोनों अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। अमीबा की संरचना के विषय में हमने पढ़ा हुआ है कि अमीबा एक कोशीय होते हैं। इसमें केंद्रक दो भागों में विभाजित होकर जनन की क्रिया प्रारंभ होती है और कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के जनन जिसमें एक जीव दो भागों में बढ़ता है उसको द्विखंडन कहा जाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां होती हैं जिससे कि एकल संतति जीवों में विकास होता है। तो इसके पश्चात एक बहुत बढ़िया एक जानकारी आपको दी हुई है क्लोनिंग के बारे में और एक शायद एक जानकारी पीछे हमने छोड़ दी, वो परीक्षा के लिए बहुत बहुउपयोगी जानकारी जो भी मैं आपको बता दूंगा आपको। तो देखिए डॉली ये क्लोनिंग वाली भेड़ है, इसकी कहानी तो एक्चुअली में डॉली ये जो क्लोनिंग भेड़ थी ये दो भेड़ों से मिलके बनी हुई थी। इसमें एक भेड़ थी फिन डॉर्सेट भेड़ थी और दूसरी थी स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। तो जब क्लोनिंग हुई थी तो डॉली को क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक भेड़ की स्तन कोशिका में से एक कोशिका ली गई थी और उसी समय स्कॉटिक ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका एकत्रित की गई थी। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया था और फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन कोशिका से ली गई स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। तो इस प्रकार जो कोशिका का जो वृद्धि हुई थी उससे डॉली का जन्म हुआ था। डॉली को जन्म जो है वो ब्लैक फेस ईव ने दिया था, लेकिन केंद्रक के कारण जो डॉली है वो फिन डॉर्सेट भेड़ की समरूप थी। तो इस प्रकार से क्लोनिंग के द्वारा भेड़ का जन्म हुआ था, लेकिन ये प्रक्रिया जो है ये सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि जो नेचुरली जो क्वालिटीज़ होना चाहिए वो उसमें नहीं थी और इसके बाद भी ये काफ़ी प्रयोग किए गए जो कि सफल नहीं रहे। तो इसके पश्चात हमको एक कॉन्सेप्ट और देखना है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी
इस चैप्टर में हमको गिवन है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको परखनली शिशु भी कहा जाता है। तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, परखनली शिशु क्या होता है और किस स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम में इसमें आराम से 4 या 5 नंबर, मतलब लघु उत्तरीय या दीर्घ लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आ सकता है कि ये होता क्या है। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट उन महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है जिनमें शुक्राणु मार्ग जो है वो अवरुद्ध होता है, और इस कारण से जो अंडाणु हैं वो शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर क्या करते हैं, तो ताज़े अंडाणु और शुक्राणु को एकत्रित करके कुछ घंटों के लिए माध्यम में, उचित माध्यम में रख देते हैं। और इन विट्रो निषेचन, मतलब ये शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन होता है, लेकिन निषेचन वही होता है जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसके पश्चात इसको जो है वो युग्मनज जो विकसित होता है 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, और उसके पश्चात उसको माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, और माता के गर्भाशय में ही उसका विकास होता है, वो भ्रूण बनता है और धीरे धीरे शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो चूँकि निषेचन जो है वो टेस्ट ट्यूब में होता है या बाह होता है, इसलिए इस विधि को जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और इस प्रकार ये काफ़ी उपयोगी विधि होती है। तो इस चैप्टर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।